गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो दिस इज विभा पारेख एंड आई वेरी वेलकम यू ऑल टू द कैंपस। तो आज हम लोग हमारे चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन जो कि क्लास 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। आज इस क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो जो लास्ट क्लास थी हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर हमने बेसिकली कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उनको समझा था, और साथ ही साथ दो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए। वो क्लास तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको जरूर देखो, उसके बाद ही आप इस पर्टिकुलर क्लास में आओ। ओके, सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइट्रेशन। आज की क्लास ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक एप्लीकेशन पार्ट होगा रिडॉक्स रिएक्शन का, कि कहाँ कहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग यूज होता हुआ देखते हैं। ठीक है, तो जिसमें से एक है टाइट्रेशन। आई एम श्योर आप लोगों ने टाइट्रेशन के बारे में जरूर पढ़ रखा होगा, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। हो सकता है आप अपने प्रैक्टिकल लैब में गए हो और कोई ना कोई टाइट्रेशन आपने परफॉर्म किया हो। अगर आपने कर रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन किया होगा। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली हम इसको पूरी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी जिस भी कंपाउंड मॉलिक्यूलर स्टेट में वो होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें चेंज देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताऊं, हमारे पास एक सिंपल सी रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हम उसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मिल जाता है। बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, हम सबने इसको पढ़ रखा है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करके एक न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें देते हैं, जिसमें कि एक तो आपको सॉल्ट मिलता है NaCl जैसा, जिसका ऑफकोर्स कोई pH नहीं होता, और दूसरी तरफ हमें वाटर मिलता है जिसका pH 7 होता है। तो कुल मिला के हमारा प्रोडक्ट पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो हम इसको कहते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। पर हम टाइट्रेशन इसको तब कहेंगे अगर हमें यहाँ पे किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन पता हो और हमें उसकी हेल्प से दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो। अब आप सोचोगे कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है, हमें तो पता है रिएक्शन के बारे में, स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन कैसी होती है। तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स, जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमारे एक बेस का होगा, वही तो एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन हमारे एसिड का भी होगा। बट ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकली जब हम लोग करते हैं तो थ्योरेटिकली स्टोइशियोमेट्रिक वे में अगर हम देखें तो हमें पता है कि फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन हमेशा जब आप प्रैक्टिकली, जब आप वास्तव में जब लैब में उतरते हैं, तो आप हमेशा 1 मोल से या इतने सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, जैसे कि 1 मोलैरिटी 1 नॉर्मेलिटी, इतने सिंपल टर्म से आप डील करो, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसा सोल्यूशन दे रखा हो जिसके बारे में आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन का आइडिया ही ना हो। तो ऐसे में हम कैसे फाइंड आउट करें कि वो पर्टिकुलर जो हमारा सोल्यूशन है उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो कि कुछ भी रैंडम हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं, डेसिमल फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो यही एग्जैक्ट मोलैरिटी या एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी, या फिर मैं और सिंपली कहूं तो एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए वी यूज द टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, अब टाइट्रेशन मेथड्स हम अलग अलग तरह के केमिकल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो द मोस्ट बेसिक वन इज योर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जो कि सबसे सिंपलेस्ट है, क्योंकि हमें पता है एसिड बेस्ड रिएक्शन एक काइंड ऑफ आयनिक रिएक्शन है, बहुत फास्टली हो जाती है। तो इस वजह से प्राइमरी लेवल पे आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करवाया जाता है। एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी कि हम करते क्या है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। तो बेसिकली एक सोल्यूशन, जैसा कि मैं आपको ऊपर दिखा रखा है मैंने, इनमें से कोई भी एक अननोन सोल्यूशन हो सकता है और कोई भी दूसरा नोन सोल्यूशन हो सकता है। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल हियर आई हैव टेकन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मेरा एक अननोन सैंपल है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने ये लिया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑलरेडी इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे नोन है, जो कि कुछ भी हो सकती है। 0.5 मोलर हो सकता है, 0.25 मोलर हो सकता है, 0.2578 हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी रैंडम वैल्यू इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है HCl के सोल्यूशन की। अब इस HCl के सोल्यूशन को काम में लेते हुए, यूज में लेते हुए, मुझे ये पता करना है कि मेरे अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। थियोरेटिकल नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी है कि 1 मोल ऑफ HCl के लिए 1 मोल ऑफ NaOH चाहिए होगा, ताकि ये रिएक्शन पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए, पूरी तरह से कंपनसेट हो जाए। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो वैल्यूज, जैसा कि मैंने कहा, इतनी सिंपल वैल्यूज निकल के नहीं आएंगी, राइट।
इसी के लिए एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए वी परफॉर्म टाइट्रेशन मेथड। तो इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास एक ब्यूरेट जैसा कुछ होता है और एक हम कोनिकल फ्लास्क को यूज लेते हैं। तो जो ब्यूरेट होता है, जो कि आपको ऊपर यहाँ पे एक ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसके अंदर हम हमारा नोन सैंपल, जिसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो HCl का सोल्यूशन मेरा एक नॉन सैंपल है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसको फिलअप कर देंगे। वो कैलिब्रेटेड होता है, वहां पे मेजरमेंट होती है, स्केलिंग्स होती है, तो अप टू द मार्क हम उसको वहां पे फिल कर देते हैं। ठीक है। और नीचे की तरफ हम लेते हैं हमारा कोनिकल फ्लास्क, जिसके अंदर हम कुछ अमाउंट, लेट्स से 10 ml या 5 ml जो भी है आप उसमें डिसाइड करते हो, जनरली 10 ml हम लोग लेते हैं क्योंकि सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन करने में। तो ऐसे में हम वहां पे अननोन सैंपल को ले लेते हैं, जो कि इस केस में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको हम कहते हैं टाइट्रेंड। पहले वाला क्या था, जो नोन था उसको टाइट्रेंट कहते हैं, और जो अननोन सैंपल होता है उसको टाइट्रेंड कहते हैं। और साथ ही साथ हम इसके अंदर एक इंडिकेटर को भी यूज करते हैं। इंडिकेटर को यूज करने का पर्पस ये होता है कि जनरली जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन एक कलरलेस सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन भी एक कलरलेस सोल्यूशन है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी HCl के ड्रॉप वाइज एडिशन करने के बाद, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि दोनों के दोनों कलरलेस सोल्यूशन है, और फाइनली जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी कलरलेस ही है। तो ऐसे में हम एक इंडिकेटर को यूज करते हैं जो कि ये इंडिकेट करे कि कब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये इंडिकेटर्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने पीएच को लेकर, या तो वो बेस के अंदर ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या फिर एसिडिक मीडियम के अंदर ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए हम इसके अंदर बहुत 1 या 2 या 3 ड्रॉप्स हम इसकी इंडिकेटर की ऐड कर देते हैं। नीचे यहाँ पे हमने मैग्नेटिक स्टिरर इसलिए लगा रखा है जिससे कि जैसे आप ड्रॉप वाइज वहां पे नोन सैंपल को कोनिकल फ्लास्क में ऐड करते जाओ, तो उसका एक यूनिफॉर्म वहां पे सोल्यूशन बनता जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नोन सैंपल ज्यादा हो और कहीं पे कम हो। तो हम इसको हैंडशेक भी कर सकते हैं, पर हैंडशेक से ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है जब हम की एक मैग्नेटिक स्टिरर को काम मिले, जिसके अंदर हम एक मैग्नेटिक बीड को ऐड करते हैं और नीचे एक मैग्नेटिक प्लेट होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर एक शेकिंग हो जाती है। बाकी और कोई ऐसा कोई खास पर्पज इसका है नहीं। और साइड में हमने क्लैंप लगा रखा है ऑब्वियसली इसको खड़ा करने के लिए, एक इसको सपोर्ट देने के लिए। तो ये एक हमारा पूरा प्रोसेस होता है। ये सब करने के बाद में हमें मिलता क्या है, तो ये सब करने के बाद में हम देखते क्या है कि जैसे जैसे हम ड्रॉप वाइज एडिशन नोन सैंपल का अननोन सैंपल में करते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक कुछ वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद, मतलब जब हम आपका ड्रॉप वाइज का एडिशन करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब कि आपका नीचे का जो अननोन सोल्यूशन है उसका एक परमानेंट कलर चेंज हमें देखने को मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को नोट डाउन करने से मेरा कहने का मतलब है कि जो भी वॉल्यूम यहाँ पे नोन सैंपल का कम हुआ है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब मैं आपको फॉर्मूला आगे बताऊंगी तो आप समझ जाओगे कि इसकी हेल्प से जो भी नोन सैंपल है उसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, इस अननोन सैंपल को न्यूट्रलाइज करने में उसकी हेल्प से हम अननोन सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये कोई भी टाइट्रेशन का एक सिंपल प्रोसेस होता है। अब इसी टाइट्रेशन मेथड को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स पर डिफरेंट सिनेरियोज में काम में ले सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई आपकी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में कुछ हल्की फुल्की जानकारी। अब देखो यहाँ पे जो भी कुछ मैंने आपको बताया, बस एक बार शॉर्ट में हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा कि कलर जैसे ही नॉन सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अननोन सोल्यूशन के अंदर ऐड हो जाती है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो हमें कलर चेंज देखने को मिलता है जो कि परसिस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं एंड पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरा हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा एसिड जो है वो बेस से न्यूट्रलाइज हो चुका है। ठीक है। अब है कोई भी एक्स्ट्रा आयन का अगर यहाँ पे एडिशन होता है नॉन सैंपल का, तो ऐसे में उस नॉन सैंपल के हर एक एक्स्ट्रा आयन के एडिशन की वजह से जैसे ही वो इंडिकेटर के साथ कंबाइन होगा तो एक परसिस्टेंट कलर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने की।
अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिकेटर को यूज करने का पर्पस क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे एसिड और बेसिस दोनों ही कलरलेस होते हैं। तो ऐसे में हमें कोई तो एक ऐसा एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, कोई फॉरेन मटेरियल चाहिए जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो ना करे, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर दे कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे में जो भी हमारा अनरिएक्टेड आयन है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है एसिड ने बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके बाद में जो आपका नॉन सैंपल था, नॉन सैंपल हमारा कौन है, एसिड है इस केस में। तो एसिड की जैसे ही एक एक्स्ट्रा बूंद और आएगी कोनिकल फ्लास्क के अंदर, तो हर वो एक एक्स्ट्रा बूंद आपके इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट करके कुछ एक परमानेंट कलर चेंज लेकर आएगी। इसी कलर चेंज को हम एंड पॉइंट कहते हैं, और यही दर्शाता है कि आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट फ्रॉम द ब्यूरेट। अब आप इस पॉइंट पे जैसे ही आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो जो आपका ब्यूरेट है, टाइट्रेंट है, उसके वॉल्यूम में कितनी कमी आई है उसको आप मेजर कर लो। तो वहां से ऑलरेडी, जैसे अगर V1 में अननोन सैंपल को मानती हूँ, तो अननोन सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे नहीं पता, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन उसका वॉल्यूम मैंने कितना कोनिकल फ्लास्क में लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था 10 ml, तो ये बात तो मैं पहले से जानती हूँ। और जो मेरा नॉन सैंपल है उसके लिए M2 यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो तो हमें नोन है, तो ऑलरेडी पता है। और V2 मेरे को इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिल गया, कितना वॉल्यूम में चेंज आया वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिल गया। और इसके कितने कितने नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअल स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन में, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने कितने काम आ रहे हैं। तो NaOH और HCl की अगर हम बात करें तो दोनों के 1 मोल ही काम आते हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस पर्टिकुलर केस में N1 और N2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ से अब आपको एक M1 ही तो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आपको अपने अननोन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है हमारा टाइट्रेशन का। बिल्कुल इसी तरह से हम जितने भी दूसरे टाइट्रेशन मेथड्स हैं उनको भी अप्लाई करते हैं, पर वो एसिड बेस्ड रिएक्शंस हो सकते हैं या वो कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी में मैं आपको एक दूसरा टाइट्रेशन बताने वाली हूँ जो कि रिलेटेड होगा आपके रिडॉक्स रिएक्शन से। अब आप समझते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा, तभी हम उस रिएक्शन को एक रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो देखो इस केस में क्या होगा कि आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और आपके पास में कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब जो भी आपके रिएक्टेंट है उनमें से एक का तो ऑक्सीडेशन होगा इस प्रोसेस के दौरान और दूसरे का रिडक्शन होगा। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा, लेट्स से कि मैंने जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी उसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, लेट्स से मैंने ये अज्यूम कर लिया, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं पता। तो मुझे रिड्यूस होने वाले सब्सटेंस की अननोन कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इसका उल्टा भी हो सकता है, बट जस्ट मैंने यहाँ पे एक केस लिया है। ठीक है, तो अब ऐसे में जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ब्यूरेट में आप हमेशा नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाले सब्सटेंस को रखते हो। ब्यूरेट में हम किसको रखेंगे, जिसका कि नॉन कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि मैं रखूंगी रिड्यूसिंग एजेंट को अपने ब्यूरेट में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं रखूंगी कोनिकल फ्लास्क में। अब होगा क्या कि जैसे ही जो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्यूरेट के अंदर, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मैं ड्रॉप वाइज एडिशन करूंगी अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता नहीं है और कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिड्यूसिंग एजेंट पूरी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बैलेंस कर देगा, कंपनसेट कर देगा। तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाएगा तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जैसे ही बैलेंस होने के बाद में रिड्यूसिंग एजेंट की एक सिंगल ड्रॉप भी एक्स्ट्रा हो जाएगी कोनिकल फ्लास्क में, तो उस पॉइंट पर जो अनरिएक्टेड ड्रॉप है वो आपके इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट करके कुछ परमानेंट कलर चेंज लेकर आएगी, और ये कलर चेंज इंडिकेट करेगा कि आपका एंड पॉइंट अचीव हो चुका है, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? और इसके लिए हम कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको ये फॉर्मूला तो बता ही दिया। उसके अलावा कई बार आप कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मेलिटी के टर्म्स में भी फाइंड आउट करते हो लैब पर्पस से, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए दैट योर नॉर्मेलिटी इज एक्चुअली द एक्स फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। तो मोलैरिटी तो आप जानते ही हो, उसमें अगर आप एक्स फैक्टर क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, वैलेंस आप एक तरीके
तरीके से कह सकते हो, उसको हम एक्स फैक्टर बोल देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में भी इस पर्टिकुलर जो भी वो रिएक्शन होगी जिसके लिए आप ये प्रोसेस कर रहे हो, उसमें एक्चुअली कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, दैट वुड बी योर एक्स फैक्टर। तो उससे मल्टीप्लाई करके आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। क्लियर है? So this is the titration for your redox reactions, बहुत ही ज्यादा important। अब उसके बाद में एक अगेन मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंडिकेटर्स का। ये इंडिकेटर कौन होते हैं और किस किस तरह के होते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंडिकेटर्स बेसिकली आपके 3 तरह के हो सकते हैं। काम क्या है इनका कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एंड पॉइंट को इंडिकेट करना, ये इनका पर्पस होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कई बार हो सकता है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो खुद इतने एक्सप्रेसिव ना हो, प्रोडक्ट है वो खुद भी एक्सप्रेसिव ना हो कलर वाइज। तो अगर हम कोई आइडेंटिफिकेशन या कोई प्रॉपरली आइडेंटिफेबल कोई चेंज ना देख पाए, तो ऐसे में हमें एक फॉरेन सोर्स को लेना पड़ता है जो कि रिएक्शन के कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर सके। तो इस वजह से हम यूज करते हैं हमारे इंडिकेटर्स को। अब इंडिकेटर आपके 3 तरह के हो सकते हैं कॉमनली, जिसमें एक होता है सेल्फ इंडिकेटर, जबकि खुद आपका रिएक्टेंट ही इंडिकेटर की तरह बिहेव करने लगे। एक होते हैं आपके इंटरनल इंडिकेटर्स, और एक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि है स्टार्च इंडिकेटर। देखो, सेल्फ इंडिकेटर का एक कॉमन एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका खुद का एक बहुत अच्छा वायलेट इंटेंस कलर होता है। इंटरनल इंडिकेटर का एक अच्छा एग्जांपल है डाइफिनाइल अमीन। और स्टार्च इंडिकेटर्स में आप 2 मेथड्स को स्टडी करते हो। आपको पता भी होगा कि जो स्टार्च है वो बेसिकली आयोडीन के साथ में रिएक्ट करके एक डीप ब्लू वॉयलेट काइंड ऑफ कलर देता है। तो ऐसे में हम 2 मेथड्स को काम में ले सकते हैं आयोडीन की प्रेजेंस को मैच करने के लिए। जब वो आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना वॉयलेट कलर एक्सप्रेस कर देता है। तो एक प्रोसेस हो सकता है आइडोमेट्री और दूसरा हो सकता है आईडीमेट्री। तो जो आइडोमेट्री है उसके अंदर हम एज अ रिएजेंट कॉपर आयंस को लेते हैं, और आईडीमेट्री के अंदर हम S2O3 2 नेगेटिव आयंस को यूज में लेते हैं। ठीक है, अभी इन सब के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये है बेसिक हमारे 3 टाइप के इंडिकेटर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट काइंड ऑफ इंडिकेटर, जो कि है एक सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि खुद जो आपका वन ऑफ द रिएक्टेंट है दैट वुड बी कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इट्स ओन कलर चेंज, है ना। जैसे कि आपका KMnO4 है, तो KMnO4 का खुद का एक वायलेट कलर होता है। अगर हमारी रिएक्शन कुछ ऐसी है जिसमें हमारा वन ऑफ द रिएक्टेंट खुद KMnO4 है, जैसे कि मैग्नेट आयन मैंने लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे K को भी ऐड कर सकते हो, दैट वुड बी KMnO4, उसको उसका काउंटर आयन बनाने के लिए। बट मैंने यहाँ पे सिंपली, क्योंकि मैग्नेट आयन से हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, K का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट शोन इट ओवर हियर। तो जैसे ही आप परमैंगनेट आयन को Fe2+ के साथ में ट्रीट कराते हो, तो Mn अपनी +7 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, और आयरन +2 से +4 ऑक्सीडेशन, सॉरी Mn आपका +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, और आयरन आपका +2 से +3 में। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है और आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप उसको रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो। लेट अस से कि हमारे मैंगनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं पता, पर आयरन का जो भी सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है। तो ऐसे में मैं आयरन को ब्यूरेट में लूंगी, क्योंकि जिसकी भी नॉन कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम लोग ब्यूरेट में कैरी करते हैं, राइट। अब ब्यूरेट से हम ड्रॉप वाइज एडिशन करना स्टार्ट करेंगे आयरन के आयंस का इनटू द कोनिकल फ्लास्क जिसके अंदर मैग्नेट के आयंस हैं। क्योंकि मैग्नेट के आयंस है तो ऑलरेडी फ्लास्क में जो प्रेजेंट सोल्यूशन है उसका कलर वायलेट है। जैसे जैसे हम आयरन का एडिशन करते जाएंगे, आयरन आयंस का एडिशन करते जाएंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेट आयंस आपके मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब जो मैंगनीज ऑक्साइड है ना वो एक्चुअली लाइट पिंक कलर का होता है। तो जब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी और पूरा का पूरा आयरन आयन मैग्नेट आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे MnO2 प्रेजेंट रहेगा वो क्या है, सॉरी जो भी MnO2
वहां पे प्रेजेंट होगा, उसके साथ में Fe2+ आयन की एक सिंगल एक्स्ट्रा ड्रॉप भी रिएक्ट करके एक कांस्टेंट लाइट पिंक कलर देगी बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेसिव कलर ऑफ MnO2 जो कि लाइट पिंक है। एंड दैट इज व्हाई हम एक परमानेंट कलर चेंज देख पाएंगे फ्रॉम वॉयलेट टू लाइट पिंक, जो कि क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट एंड peculiar characteristic colors of KMnO4 and MnO2, राइट? तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है सेल्फ इंडिकेटर्स का, जहां पे खुद आपका रिएक्टेंट ही सेल्फ इंडिकेट करने लगता है रिएक्शन के कंप्लीशन को। Clear? So this is all about the first of type of indicator. Now moving on to the another one, which is your internal indicators. ठीक है, इंटरनल इंडिकेटर्स में जैसे कि मैंने आपको कहा, दी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज योर डाइफिनाइलअमीन। तो ये कौन होते हैं? इंटरनल इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर विल बी एडेड टुगेदर विद द सॉल्यूशन इन्वॉल्वड इन द टाइट्रेशन। ऐसे में आप क्या करते हो कि आप अलग से इंडिकेटर्स को ऐड करते हो। नाउ ये इंडिकेटर्स जो है ये आपके रिएक्शन में एक एक्सप्रेशन लेकर आते हैं कलर के वे में। ठीक है, तो ये सिंपल जैसा अभी तक हम लोग नॉर्मल इंडिकेटर का रोल देख रहे थे वैसा ही है, बिल्कुल जैसा आपका फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज करते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है। अब देखो यहाँ पे Fe2+ आयन है जिनको कि मैंने डाइक्रोमेट आयन के साथ में ट्रीट किया, तो उससे क्रोमियम आयन में और Fe3+ आयन में कन्वर्जन हो गया। तो आप क्या देख रहे हो? Fe2+ से Fe3+ बन रहा है यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन, और क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है यानी कि क्रोमियम आयंस का रिडक्शन हो रहा है। लेट अस से कि मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है या लेट्स से क्रोमेट आयंस हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन मुझे नोन है। तो जिसका भी नोन कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम ब्यूरेट में लेते हैं, तो और उसका ड्रॉप वाइज एडिशन करते हैं फ्लास्क में प्रेजेंट सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में। तो आयरन का जो सॉल्ट सोल्यूशन है जो कि फ्लास्क में प्रेजेंट है, उसके अंदर हम धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डाइक्रोमेट आयंस का एडिशन करना स्टार्ट करते हैं। इनिशियली अगर हम देखें तो ये जो दोनों आयंस का कॉम्बिनेशन है वो एक कलरलेस सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि ये हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यानी कि क्रोमियम 3+ आयन और Fe3+ आयन, तो इनके लिए देखा गया है कि इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब डाइक्रोमेट आयन पूरी तरह से Fe2+ आयंस को बैलेंस कर देते हैं और पूरी तरह से जब Fe2+ बैलेंस हो चुका है, तो जैसे ही एक एक्स्ट्रा और बोन डाइक्रोमेट आयन की पड़ती है फ्लास्क के अंदर, तो फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाल रखा है? हमने डाल रखा है इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर के साथ में डाइक्रोमेट आयन की हर वो एक सिंगल एक्स्ट्रा ड्रॉप जो है वो एक अलग ही कलर को रिप्रेजेंट करती है, एंड दैट कलर इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटेंस डार्क ब्लू कलर। तो आपको एक सडन चेंज देखने को मिलता है। पहले सोल्यूशन कलरलेस था, धीरे धीरे आपको कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन सा होता हुआ दिखाई दिया, और फाइनली जैसे ही आपका रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट हुआ, सो यू हैव स्टार्टेड सीइंग डार्क ब्लू कलर। ये डार्क ब्लू कलर क्यों आया? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ डाइक्रोमेट आयन रिएक्टेड विद दैट ऑफ इंडिकेटर। और ये एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ आयन इसलिए है क्योंकि डाइक्रोमेट आयन पूरी तरह से Fe2+ आयन के साथ में एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट कर चुका है। ओके, तो जो एक एक्स्ट्रा ड्रॉप पड़ेगी वो इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट करके कुछ कलर एक्सप्रेस करती है, एंड दिस कलर इज योर डार्क ब्लू कलर। तो हमने एक कलर का ट्रांजिशन देखा फ्रॉम कलरलेस टू डार्क ब्लू कलर, राइट? तो इसी तरह से इस रिएक्शन के कंप्लीशन का इंडिकेशन हमें मिल गया। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल प्रोसेस जो कि इंटरनल इंडिकेटर्स प्ले करते हैं। Now moving on to the third type of and the last and the very 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 important, जो कि सभी एग्जामिनर्स का मैं कह सकती हूँ काइंड ऑफ अ फेवरेट है। अगर क्वेश्चन इंडिकेटर से आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, दैट इज योर स्टार्च इंडिकेटर। देखो, बचपन से हम लोग बायोलॉजी में भी हमने कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस की हैं जहाँ पे हमें पता है कि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ में रिएक्ट करके एक वॉयलेट ब्लू काइंड ऑफ कलर देता है, काफी इंटेंस ब्लू कलर देता है, वॉयलेट टाइप का कलर देता है। ठीक है, बस इसी प्रॉपर्टी को यूज में लेकर हम लोग स्टार्च इंडिकेटर को काम में लेते हैं। तो पहली बात तो आप स्टार्च इंडिकेटर को बनाओगे कैसे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी एक स्टार्च का सोर्स जैसे कि पोटैटो, राइस, कुछ भी इस तरह का हो सकता है, या फिर आपने साबूदाना देखा होगा, वो जो साबूदाना होता है ना उसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। तो इनमें से कोई भी आप सोर्स को काम में ले सकते हो जिसके अंदर अच्छा खासा स्टार्च प्रेजेंट हो, उसको आप
प्रॉपरली बॉईल कर लो, और बॉईल करने के बाद में हम उसके अंदर थोड़ा सा 10 ml के आसपास पानी डाल देते हैं, और फिर फर्दर हम उसको और कंप्लीट कर देते हैं लगभग 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के साथ में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हम डिस्टिल्ड वाटर से उसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो जो हमें मिलता है फाइनली वो एक स्टार्च इंडिकेटर, एक काइंड ऑफ सोल्यूशन है स्टार्च का, है ना। एक हमें स्टार्च का सोल्यूशन मिल गया जिसको कि हम एज ए इंडिकेटर रिएक्शंस को के कंप्लीशन को जांचने के लिए देख सकते हैं। तो इसका काम क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, काम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि ये आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है और एक इंटेंस ब्लू कलर प्रोवाइड कर देता है। तो एक तरीके से इसका काम है आयोडीन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब आयोडीन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो डिफरेंट मेथड्स को काम में ले सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज आयोडोमेट्री एंड द अनदर वन इज आईडीमेट्री। ठीक है, अब हम दोनों ही मेथड्स को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आयोडोमेट्री के अंदर आप कॉपर आयंस को काम में लेते हो, और आईडीमेट्री के अंदर आप S2O3 आयंस को काम में लेते हो, सल्फर के ऑक्साइड को काम में लेते हो। तो होता क्या है, दोनों ही ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। आयोडोमेट्री के अंदर आपका आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि आईडीमेट्री के अंदर आयोडीन आपका आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो सीधी सी बात है, जो आपका स्टार्च है वो तो आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब जब हमारा आयोडोमेट्रिक काइंड ऑफ रिएक्शन है जिसमें आयोडाइड से आयोडीन बन रहा है, तो प्रोडक्ट साइड में जो आयोडीन बन रहा है वो आपका इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट करके एक इंटेंस ब्लू कलर देगा। लेकिन आईडीमेट्री के अंदर रिएक्टेंट आपका आयोडीन है, तो इसलिए इंडिकेटर ऑलरेडी जैसे ही आपने डाल रखा है तो वो इंटेंस ब्लू कलर का ही सोल्यूशन है। पर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्योंकि आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया, तो आप देखोगे कि इंटेंस ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कलर का इंडिकेशन है, ब्लू कलर का इंडिकेशन है इंडिकेटर का, वो आयोडीन के साथ है, ना कि आयोडाइड के साथ। तो अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं आपको, आयोडोमेट्री के अंदर प्रोडक्ट साइड आपकी इंटेंस ब्लू कलर की होगी, जबकि आईडीमेट्री के अंदर रिएक्टेंट साइड आपकी इंटेंस ब्लू कलर की होगी, जो कि रिएक्शन के कंप्लीशन के साथ में कलर भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा किसकी प्रेजेंस में, तो आयोडोमेट्री के केस में कॉपर आयंस की प्रेजेंस में होगा, और आईडीमेट्री के केस में S2O3 आयंस की प्रेजेंस में होगा। और इन दोनों से ही एक में कलर का अपीयर होना और दूसरे के अंदर कलर का डिसअपियर होना, एक के अंदर तो अपीयर होता हुआ दिख रहा है आपको और दूसरे के अंदर आपको कलर डिसअपियर होता हुआ दिख रहा है। ये दोनों ही आपके रिएक्शन के कंप्लीशन के इंडिकेशन है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं जो कि मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि लोगों ने गलत गलत रिएक्शंस दे रखी है। ठीक है, और एनसीईआरटी में भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन वे में नहीं, उन्होंने बहुत शॉर्ट में इसको लिख रखा है, तो कई बार थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। और बहुत सारे यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं उन्होंने भी प्रॉपर आपको रिएक्शंस नहीं प्रोवाइड कर रखी है इन दोनों के लिए। तो मैंने बहुत रिसर्च करके ये रिएक्शंस आपके लिए इकट्ठी की हैं, सो यू कैन सी दिस रिएक्शंस। जैसे कि ये फर्स्ट रिएक्शन है आयोडोमेट्री के लिए, जिसमें कि आयोडाइड आयंस को, जब हम आयोडाइड आयन कोई भी हो सकता है, जैसे आपका कॉपर आयोडाइड हो सकता है, सोडियम आयोडाइड हो सकता है, कोई भी आयोडीन का सॉल्ट। तो जब हम आयोडाइड आयंस को कॉपर आयन से ट्रीट करते हैं तो पहले तो आपका कॉपर आयोडाइड बनता है। अब दिक्कत यह है कि कॉपर आयोडाइड जो है बड़ा अनस्टेबल है, तो ये टूटेगा, तो ये टूट जाता है कॉपर आयोडाइड और आयोडीन गैस के अंदर, मतलब आयोडीन गैस भी इसमें से रिलीज हो जाती है। तो ये जो आयोडीन गैस आपकी रिलीज हुई ना, यही जाके अब रिएक्शन किसके साथ में कर देती है, स्टार्च के साथ में रिएक्शन कर देती है। और आपको पता है स्टार्च और आयोडीन का रिएक्शन होने पे एक इंटेंस ब्लू कलर रिप्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ अगर हम आईडीमेट्री के लिए रिएक्शंस देखें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो आयोडीन है, आपका आयोडीन गैस है, वो S2O3 2 नेगेटिव के साथ में रिएक्ट कर के, जिसमें ऑलरेडी स्टार्च इंडिकेटर प्रेजेंट है, ये आयोडाइड आयन और S4O6 यानी कि सल्फर के दूसरे ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले क्योंकि आयोडीन भी प्रेजेंट है और स्टार्च इंडिकेटर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारी रिएक्टेंट साइड जो थी वो इंटेंस ब्लू कलर की थी, लेकिन बाद में आयोडाइड में कन्वर्जन हो जाने की वजह से ये जो कलर है वो डिसअपियर होने लग जाता है। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, तो ये सारी की सारी कहानी है हमारी इंडिकेटर्स की और टाइट्रेशन मेथड्स की। नाउ वी हैव टू गो विद द अनदर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दीज रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि हम किस में देखते हैं, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस के अंदर, या फिर मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके
तो जो अब हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेडॉक्स रिएक्शंस का, वो है इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस के अंदर या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो गैल्वेनिक सेल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ज्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। क्लास 12th में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, जहां पे कि रेडॉक्स रिएक्शन किस तरह से होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, सब कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो हियर वी विल बी टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ये एक सेल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। अब क्या क्या इसके अंदर बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम लोग एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये पिक्चर दिखा देती हूँ। जो हमारे गैल्वेनिक सेल होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, उनका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे एक आपके दो बेसिकली आप वेसल्स कह सकते हो, बीकर्स हो सकते हैं, वेसल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ग्लासवेयर्स हो सकते हैं। तो एक ग्लासवेयर को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और दूसरे को हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका ग्लासवेयर होता है, उसके अंदर हम जिंक की एक इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन उसी पर्टिकुलर मेटल के सॉल्ट का बना होता है जिसका की इलेक्ट्रोड है। तो अगर इलेक्ट्रोड या फिर एनोड अगर हमारा जिंक का बना है, तो नीचे जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा वो भी जिंक के ही किसी सॉल्ट का होगा, जिसकी की कुछ पर्टिकुलर नोन कॉन्सेंट्रेशन होगी। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट को ले लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर जिंक एनोड यहाँ पे डिप्ट है। दूसरी तरफ क्या है, बिल्कुल इसी तरह से कॉपर का कैथोड यानी एक दूसरा इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है, जो कि अपने ही मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर डिप्ट है। तो यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट को ले लिया, जिसकी की कुछ नोन कॉन्सेंट्रेशन है और उसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप्ट है। अब इन दोनों को हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डेवलप हो जाता है, और इस डेवलपमेंट की वजह से जिंक जो है वो अपने आयंस को सोल्यूशन में ऐड करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देता है। और जिसकी वजह से जैसे जिंक आयंस में कन्वर्ट होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है वो खुद नेगेटिव है, तो उनको पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होंगे, तो उनका फ्लो भी कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से काफी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये उस तरफ जाना पसंद करेंगे जहां पे कि चार्ज नेगेटिव नहीं है। तो उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है राइट हैंड साइड में, यानी कि कैथोड की तरफ। यानी हमारा कैथोड अब हो चुका है पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, तो जो कॉपर के आयंस कॉपर सल्फेट की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, वो कॉपर के आयंस अपने सोल्यूशन को छोड़कर इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो हो यहाँ पे ये रहा है पूरे प्रोसेस में कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको जिंक का ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है, जो कि रिएक्शन आप देख पा रहे होगे कि जिंक का कन्वर्जन हम देख रहे हैं जिंक आयंस के अंदर। और दूसरी तरफ जो कॉपर के आयंस हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो कि जिंक ने रिलीज किए थे, उनको लेकर रिड्यूस होके कॉपर के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि जो जिंक की रॉड है, मतलब एक्चुअली आपको विजिबल क्या होगा आंखों से, ये तो पूरी थ्योरी है पीछे की। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि जो जिंक का ये इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है एक तरीके से। और जो दूसरी तरफ आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, उसका डिपोजिशन होता जा रहा है। और जो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है कॉपर आयंस के थ्रू, वो बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म में है। तो इसी वजह से इन मेथड्स को हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेसेस में भी काम में लेते हैं, जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर भी काम में लेते हैं। और आप लोगों ने पॉलिशिंग के बारे में सुन रखा होगा कि घरों में कुछ गहने होते हैं, उन गहनों को अगर हम पॉलिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लेट्स से कि मेरे पास में कोई सिल्वर का स्पून है, चांदी का चम्मच है, और वो अब काला पड़ चुका है, और मैं चाहती हूँ कि उसको मैं फिर से एक अच्छी पॉलिश उसके अंदर आ जाए। तो उस पॉलिश को लाने के लिए जो उसकी एक लेयर हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं प्योर चांदी की, वो हम इसी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की हेल्प से ही करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके एप्लीकेशन पार्ट है, बट इंपॉर्टेंट ये है इस चैप्टर के कंसर्न से कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें कुछ रिडॉक्स रिएक्शन होती हुई नजर आ रही है, जो कि
अभी मैंने आपको बताई, जिंक का जिंक आयंस में ऑक्सीडाइज होना और कॉपर आयंस का कॉपर के अंदर रिड्यूस होना, यानी कि एक रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा सेल है और राइट हैंड साइड का हमारा सेल है, उसके अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक चीजें होती हैं। पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सेल है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल या फिर एनोडिक हाफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। दूसरी तरफ जो मेरा राइट हैंड सेल है उसके अंदर रिडक्शन होता है और उसको हम कैथोडिक हाफ सेल कहते हैं। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर कि किसी स्पीशीज का रिडक्शन होता है। किस तरह की रिएक्शंस यहाँ पे हो रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का जिंक आयंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट हैंड साइड में कॉपर आयंस का कॉपर के अंदर रिडक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो मैंने आपको कहा कि मेटल सॉल्ट का ही सोल्यूशन हम लोग के काम में लेते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर नोन कॉन्सेंट्रेशन का होता है। और यहाँ पर भी आपका जो भी कैथोड है, जैसे कि इस केस में कॉपर का कैथोड बना हुआ है, तो जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेंगे वो भी कॉपर के ही किसी सॉल्ट सोल्यूशन का लेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो होता है और प्रोसेस भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से ये सेल्स वर्क करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गैल्वेनिक सेल जो है ना वो एक स्पॉन्टेनियस सेल है, यानी कि अगर आप इस तरह का एक सेटअप अगर बना के रख दो तो उसके बाद में आपको अलग से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये सेल खुद ब खुद काम करने लगता है। प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ये सेल जो है ना थोड़ा सा वर्क करने के बाद में काम करना बंद कर देता है, टेम्परेरी ही वर्क कर पाता है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना भूल गई, इसके अंदर हम एक सॉल्ट ब्रिज करके चीज को ऐड करते हैं, जो मैं आपको शो कर देती हूँ। मैंने इस पिक्चर में दिखा रखा है एक सॉल्ट ब्रिज, आपको बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है ये, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड इस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को पूरे रिएक्शन के दौरान बनाए रखने में हेल्प करता है, ताकि रिएक्शन आपका सीज ना हो जाए, सेल आपका बंद ना हो जाए और सेल जो है लंबे टाइम तक के लिए, जब तक कि पूरा जिंक आयंस में ना ऑक्सीडाइज हो जाए और कॉपर आयंस कॉपर में रिड्यूस ना हो जाए, तब तक ये पूरा का पूरा मैक्सिमम वर्क जो है आपको करके दे सके। सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज। बहुत सारी चीजें हमें आगे इसके बारे में पढ़नी है, लेकिन ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। यहाँ पे जस्ट आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू प्रोवाइड करने की जरूरत है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो गैल्वेनिक सेल होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये अपने आप से खुद ब खुद काम करते हैं और यहाँ पे हो क्या रहा है, केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का जहां फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। ये बात हम सब जानते हैं फिजिक्स से। तो इसी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी आप एमीटर लगाकर उसको माप सकते हो कि कितना करंट का प्रोडक्शन है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एनोड टू कैथोड, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल के अंदर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ गैल्वेनिक सेल बल्कि जितने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल इज वन ऑफ द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्योंकि ये सेल एक स्पॉन्टेनियस सेल है, तो इस वजह से स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने के लिए डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि आप थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसको हम लोग काम में लेते हैं। अब ये डेल्टा जी जो है ना, इसकी वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव, तभी वो सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब सेल भी स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो डेल्टा जी को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जो भी उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इनमें से कुछ की यूटिलिटी जो है वो इस चैप्टर के लिए भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है। अगर हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात करें तो हम डेल्टा जी को माइनस आर टी एल एन के सी से डिटरमाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को ध्यान में रखते हुए। और अगर हमारा सेल जो है, जब हम उसका ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं तो ईएमएफ की किस तरह की वैल्यू है उसको देखकर भी हम उसका डेल्टा जी निकाल सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके,
तो ये हो गई बात आपके कुछ गैल्वेनिक सेल की। थोड़ी बहुत और इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली कुछ कोई नई चीज नहीं है, ये बेसिकली आपका वही ऑर्डर है जो कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको ये बताता है कि कौन सा मेटल किसी दूसरे मेटल से ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है कि नहीं रखता। तो ये बेसिकली उसका ही एक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस सीरीज को देखो, जिसको कि आप इजीली रिएक्टिविटी सीरीज से भी मैच कर सकते हो, तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ राइट हैंड साइड की, जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड में मूव करते हो, यानी कि मान लो मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, तो इधर की तरफ मूव करने पे, राइट हैंड साइड में मूव करने पे जो भी आपके मेटल्स प्रेजेंट होंगे उनकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होती है, क्योंकि उनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखी गई है कि ज्यादा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगी। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर होने की वजह से उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और जब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो हमें पता है कि बेसिकली सेल के अंदर रिडक्शन कैथोड पे हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे सेल के अंदर हम उन मेटल एटम्स को जो कि राइट हैंड साइड में इस सीरीज में ज्यादा प्रेजेंट है, हम उनको एज अ कैथोड यूज कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी का उल्टा, जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनोड के ऊपर, यानी कि आप उनको एज अ एनोड चूज कर सकते हो। आप ऐसा उल्टा भी करके देख सकते हो, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सेल आपका वर्क ही नहीं करेगा। तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए आप जरूर उल्टा भी करके देख सकते हो, लेकिन वो सेल वर्क नहीं करेगा। इसलिए ज्यादा बेटर है कि हम इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए ही अपने एनोड और कैथोड को काम में ले, यूज में ले। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो कि हमारा गैल्वेनिक सेल है वो मैं आपको शो करती हूँ। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर सबसे पहले मैं आपको जिंक और कॉपर आयंस की पोजीशन दिखा देती हूँ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो आप देख रहे हो कि जिंक मेरा यहाँ कहीं प्रेजेंट है और कॉपर मुझे यहाँ कहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब कॉपर मेरा ज्यादा राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब कि इसको एज अ कैथोड यूज करना चाहिए मुझे रिएक्शन में, ताकि मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बना रहे। सही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्या गैल्वेनिक सेल में ऐसा ही होता है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो आपका एनोड है वो जिंक का बना होता है और कैथोड आपका कॉपर का बना होता है। तो एनोड पे जो आपको रिएक्शन देखने को मिलती है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे जिंक अपने जिंक आयंस में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन के अंदर जाना स्टार्ट करते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कॉपर के सेल के अंदर। कॉपर आयंस जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस हो जाते हैं कॉपर के अंदर। तो ओवरऑल जो मुझे एक जिंक और कॉपर की रिएक्शन दिखाई देती है गैल्वेनिक सेल में, दिस इज समथिंग लाइक दिस। जिंक से जिंक आयंस और कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्जन, ये एक सिंपल सी ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने एनोड को एज अ जिंक काम में लेते हो और कैथोड को एज अ कॉपर काम में लेते हो, तो ये रिएक्शन आपका बिल्कुल पॉसिबल है, और ये रिएक्शन आपका सस्टेन करेगा, सेल आपका वर्क करेगा। सॉल्ट ब्रिज लगा दोगे तो आपको कंप्लीट वर्क यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा करना चाहा, यानी कि अगर आपने कॉपर का, अब देखो कॉपर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है यानी कि एनोडिक साइड में, तो अगर मैं कॉपर को एज अ एनोड काम में लूं और जिंक को एज अ कैथोड काम में लूं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कॉपर कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो और जिंक आयंस जिंक में कन्वर्ट हो। पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि कॉपर आयंस कॉपर में तो कन्वर्ट हो सकते हैं, पर जिंक की प्रेजेंस में वो कॉपर से कॉपर आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और जो भी हमारे पास में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा है, प्लस जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है, उन सब से हमें ये बात सीधी सीधी तौर पे समझ में आ जाती है। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, द सेकेंड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन है विच इज कंप्लीटली पॉसिबल। ठीक है, याद करने का तरीका एक ये हो सकता है, लोन से आप ट्रिक को याद रख सकते हो कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो लोन से आप याद रख सकते हो, लेफ्ट साइड में जो आपका प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में,
उसका ऑक्सीडेशन होता है, फाइनली उसको हम एनोड कहते हैं, और उस एनोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। सो दिस इज वन ऑफ द वे इन विच यू कैन रिमेंबर कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस हो कहाँ पे रहे हैं। ऑल्दो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको इस तरह की ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आपको चीजें दिमाग में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। नाउ कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट है, एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। तो पिक्चर यहाँ पे है हमारे सामने, आप ये देख पा रहे होगे कि मैंने कुछ रेड कलर का यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वहां पे, क्योंकि आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोड, अगर मैं एनोड की बात करूं तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, जबकि जो मेरा सोल्यूशन है वो जिंक आयंस के एक्सेस होते रहने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पे क्योंकि दो दो चार्जेस इस जंक्शन पे प्रेजेंट है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कॉपर आयंस धीरे धीरे सोल्यूशन में कम होते जा रहे हैं, और जो मेरा इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, वो तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर भी जंक्शन के अराउंड प्रेजेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में प्रेजेंट है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के वर्क करते रहने के लिए। देखो किसी को भी काम करने के लिए ना एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है। तो क्यों बेचारे इलेक्ट्रॉन अपने एनोड को छोड़ के कैथोड पे जाएंगे? तो वो वहां पे इसलिए जाएंगे क्योंकि वहां पे उनको एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है तब तक आपका सेल वर्क करेगा, और इसी में आपकी हेल्प करता है सॉल्ट ब्रिज, जो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैक्सिमम लाइफ टाइम स्पेन के लिए बनाए रखता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट एट द इंटरफेस और जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में फाइंड आउट करते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन से हमारा मतलब है, स्टैंडर्ड कंडीशंस को भी हमने फिक्स कर रखा है, यानी कि टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 बार हो, और कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की 1 मोलर हो। तो अगर इस तरह की कंडीशंस को स्पेसिफाई कर दिया जाए तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के अराउंड निकल के आती है, व्हेन वी जॉइन इट, व्हेन वी कनेक्ट इट विद अ सर्टेन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलती है पोटेंशियल की, दैट इज बेसिकली नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगेन ये आपके दो तरह के हो सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट कि आपकी स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज होना ज्यादा पसंद करती है कि रिड्यूस होना पसंद करती है। अगेन वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर पता कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पोटेंशियल difference between electrode and electrolyte, and standard electrode potential, this is the potential difference between electrode and electrolyte but at standard conditions। जैसे अगेन मैंने आपको बताया दो दो तरह के हो सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम उसी को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह देंगे। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल ई, नीचे आप OX लिख सकते हो, या फिर मेटल टू मेटल आयंस में कन्वर्जन दिखा दो तो वो आपका ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और रिडक्शन को शो करने के लिए आप कैपिटल ई के सबस्क्रिप्ट में RED लिख सकते हो, या फिर मेटल आयंस का मेटल में कन्वर्जन करके दिखा सकते हो। इसी तरह से स्टैंडर्ड कंडीशंस में बस फर्क ये आएगा कि अब आप ई के ऊपर एक डॉट भी लगा देते हो, एक सर्कल लगा देते हो, ये शो करने के लिए दैट द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड नाउ। ठीक है, अब देखो एक है ना कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि कोई भी जो एक एलिमेंट होता है, अगर हम सीरीज को ध्यान से देखें तो कोई भी एलिमेंट, किसी भी मेटल को आप चूज करो, वो किसी से तो आगे है और किसी से पीछे है, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि किसी के कंपैरिजन में तो वो एनोड बन सकता है, रिड्यूस हो सकता है, और किसी और की कंपैरिजन में वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि हम किसी मेटल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें
या फिर रिडक्शन पोटेंशियल निकालें। तो हो सकता है कि अगर आप कोई रिएक्शन परफॉर्म करो तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ज्यादा प्रेफर करो, मैं हो सकता है रिडक्शन पोटेंशियल को प्रेफर करूं। तो अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चूज कर सकते हैं एक ही सिंगल मेटल के लिए। तो ऐसे में इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बाय डिफॉल्ट कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है। बाय डिफॉल्ट हमने ये मान लिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम एक स्टैंडर्ड वो मानेंगे, एक स्टैंडर्ड, एक बाय डिफॉल्ट हम इसको काउंट करेंगे एज द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ अ सर्टेन मेटल। स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अब हमें बात ही नहीं करनी। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया भी होता है तो आप उसको पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे। करना कुछ भी नहीं है, वैल्यू सेम की सेम रहेगी, बस आपका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा। लेट्स से कि अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.1 है तो ऐसे में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो -1.1 हो जाएगा, सेम वैल्यू बस चार्ज उल्टा हो जाएगा। सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें यहाँ पे। नाउ कमिंग ऑन टू दी प्रेजेंस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल का कंटिन्यूअसली बने रहना, पोटेंशियल डिफरेंस का बने रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सेल टू वर्क। अदरवाइज आपका सेल कुछ टाइम बाद में सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बने रहना चाहिए। और इसमें आपकी हेल्प कौन करता है? इसमें आपकी हेल्प करता है सॉल्ट ब्रिज। अब देखो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ क्या होता है। देखो ये जो अभी तक मैंने आपसे बात की ना, ये तो पर्टिकुलर हाफ सेल की बात की कि किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल की और रिडक्शन हाफ सेल की। लेकिन जब हम एज अ सेल पूरा का पूरा देखते हैं पिक्चर को, तो उस टाइम पे हाफ सेल अलग अलग तो होती नहीं है, उनको भी हमने वायर से कनेक्ट कर रखा है। तो हमें ओवरऑल पूरे सेल को देखना होता है कि क्या हमारा सेल जो है वो वर्क करने की कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं। तो जो फाइनली जो पूरे सेल का, अब मैं यहाँ पे एनोडिक हाफ सेल या कैथोडिक हाफ सेल की इंडिविजुअली बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल सेल का क्या पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका सेल पोटेंशियल। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? जो आपका एनोडिक हाफ सेल है उसका पोटेंशियल और जो कैथोडिक हाफ सेल है उसका पोटेंशियल, उन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा आपका सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ई नॉट सेल निकालते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो स्टैंडर्ड कंडीशन में तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें ई नॉट कैथोड की और ई नॉट एनोड की ऑलरेडी वैल्यूज पता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि हमने ऑलरेडी किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हर एक मेटल के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रखी है। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड जिसका की ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आपको एक कंफ्यूजन होगी कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर आपको सेल पोटेंशियल निकालना है तो आप दोनों ही सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उनका एडिशन कर दो तो आपको ओवरऑल सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू रिडक्शन की है जबकि दूसरे एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन वैल्यू को तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि आप रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन को कैसे माइनस करोगे, तो दो वेरिएबल ही अलग अलग हो गए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो आपका एनोड की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है ना, उसको भी हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेट्स से कि अगर कोई वैल्यू जो है वो 1.1 है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -1.1 हो जाएगी। तो इस वजह से, क्योंकि हमने एनोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट किया, तो इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ गया। इस वजह से आपको नेगेटिव दिख रहा है, अदरवाइज ये है क्या, ये कुछ नहीं है, ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ब्रैकेट में माइनस ई नॉट ऑफ एनोड भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हम दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को माइनस कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको इक्वेशन कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी। स्पॉन्टेनियस सेल है ये, इसका मतलब कि अगर फाइनली ई नॉट सेल यानी कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन 0 आती है तो मैं कहूंगी कि ये सेल मेरा स्पॉन्टेनियस है और ये वर्क करेगा अपने आप से। ओके,
तो डेल्टा जी की वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो अगर ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो डेफिनेटली आपके डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, और ये दोनों ही क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब बस एक लास्ट छोटा सा जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है कि क्या हो अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब तो क्या हो गया, 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। पर जरूरी तो नहीं है कि हर बार हम लोग इन्हीं कंडीशंस के ऊपर अपने सेल को वर्क कराएं, हर बार जो टेम्परेचर हो वो 298 केल्विन ही हो। अगर मान लो इसी सेल को मेरे को प्रिपेयर करना है बहुत ही ठंड के मौसम में, तो मैं ये तो वेट नहीं करूंगी ना कि मेरा 298 केल्विन पे जब टेम्परेचर रीच करेगा, या फिर मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिसमें कि 298 केल्विन, मतलब बहुत खर्चा हो जाएगा। इसी तरह से चलो 1 बार प्रेशर को तो मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को मैं 1 मोलर के बजाय किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे लेके जाना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में ताकि हम हमारे पास कोई एक दूसरा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, कोई दूसरा तरीका होना चाहिए कि हम उन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे भी सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए हम लोग यूज में लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन, जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले हम ये सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कोई भी जो सेल है, ना सिर्फ गैल्वेनिक सेल, कोई भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। एग्जैक्टली आप उसको वैसा ही रिप्रेजेंट करते हो जैसा कि आप उसको फिगर में शो करते हो। यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि एनोडिक हाफ सेल है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं। और एनोडिक हाफ सेल में आप जानते हो कि मेटल का मेटल आयंस में ऑक्सीडेशन होता है। तो आप ये देख रहे हो मेटल जो कि एनोड की फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में है, वो अपने मेटल आयंस में कन्वर्ट होके एक्वस सॉल्यूशन में जाने लगता है। और यहाँ पे मैंने 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिए, कोई भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में ये आपको दो यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। दिस इज टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कि वहां पे सॉल्ट ब्रिज भी प्रेजेंट है। उसके बाद में आता है आपका कैथोडिक हाफ सेल, जिसमें कि आपका मेटल आयन मेटल के अंदर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यही हम देख रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये आपका कैथोडिक हाफ सेल हो गया। और जो आपका मेटल आयन है जो कि सॉल्ट सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वो भी कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन का होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 मोलर रिप्रेजेंट कर दिया, अदरवाइज ये कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन था, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। नाउ अगेन मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज योर सेल पोटेंशियल इन दी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो मैंने आपसे कहा अगर कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन के अलावा कुछ और है, या फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ और है, तो उस वक्त पे हम हमारे सेल का सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे। सो फॉर दिस हमें इसके डेरिवेशन पार्ट में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी इस स्टेज पे। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला देख सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला जहां पे ई सेल विल गिव यू the potential cell potential in non-standard conditions। ई नॉट सेल आप फाइंड आउट करोगे कि उसके स्टैंडर्ड कंडीशंस पे उसके लिए सेल पोटेंशियल की क्या वैल्यू है, जो कि ऑफ कोर्स आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। फिर ये कुछ है माइनस ऑफ 2.30 आर। आर का मतलब है गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर है जिसपे कि आप इस सेल को वर्क करा रहे हो। एन का मतलब है कि इस रिएक्शन, इस रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल ट्रांसफर हुआ। और फैराडे है, फैराडे बेसिकली आपका ये शो करता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए कितना करंट सप्लाई होता है, कितना चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो इन सभी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद लॉग ऑफ आपके मेटल आयंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है डिवाइडेड बाय मेटल आयन जो कि इस प्रोसेस में रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपकी एक पूरी इक्वेशन बन के निकल के आती है। इसको हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। और सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स से कि अगर आपका टेम्परेचर 298 केल्विन ही है पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कुछ और है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम टेम्परेचर की वैल्यू 298 पुट कर सकते हैं। आर भी आपका कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, उसको हम पुट कर सकते हैं। फैराडे की भी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 96500 कूलम के पास है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और 2.303 सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें एक वैल्यू मिलती है दैट इज इक्वल टू 0.059। और फाइनली हमारी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर बहुत ही सिंपल फॉर्म में रह जाती है। एंड दिस इज दिस इक्वेशन जो कि नर्स्ट इक्वेशन का ही एक दूसरा फॉर्म है। तो आप ये दोनों ही इक्वेशंस ध्यान में रख सकते हो। अगेन आपको दोनों को याद करने की बिल्कुल अभी फिलहाल जरूरत नहीं है,
बट इन योर 12th क्लास इट वुड बी वेरी हेल्पफुल अगर आपको इसी स्टेज पे ये चीजें समझ में आ जाती हैं. सो दिस इज ऑल फॉर द सेल पोटेंशियल. अब एक छोटा सा जो टॉपिक है वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स. रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? बेसिकली मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं वो आपको ऑलरेडी नोन है. तो वो नोन है तो कौन हमें बता के गया? तो कोई हमें बता के नहीं गया है, एक्चुअली हम उनको खुद फाइंड आउट करते हैं किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से. ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ना, इनका खुद का कोई पोटेंशियल नहीं होता. इसी वजह से हम इनको जिनके भी साथ कनेक्ट करते हैं तो जो भी पोटेंशियल निकल के आता है वो हमें उस दूसरी स्पीशीज का पोटेंशियल बता देता है, सेल पोटेंशियल बता देता है. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसमें से बहुत ही सिंपल और सबसे कॉमनली यूज जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है दैट इज SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की ही वैल्यू 0 वोल्ट है, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि हमें पता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज हमेशा इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट इन चार्ज होती है. तो 0 वोल्ट के अगर आगे आप माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. So the reduction and standard oxidation potential values for SHE is 0. तो इसके लिए आप E0 सेल अगर निकालते हो अकेले इसके सेल के लिए, so that would be obviously 0, है ना. तो इसका मतलब कि अगर इस SHE को मैं किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर दूं, किसी भी हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दूं, चाहे वो कैथोडिक हाफ सेल हो चाहे एनोडिक हाफ सेल हो, तो फाइनली उसके अंदर जो भी मुझे पोटेंशियोमीटर के अंदर पोटेंशियल निकल के आता हुआ दिखाई देगा, that would represent the potential difference or cell potential of that another metal cell. ठीक है, तो बस यही इसका पर्पस है. सो SHE कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर स्पीशीज, जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखकर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि SHE, क्योंकि ये हाइड्रोजन का बना है, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हम किसको कैथोड की तरह काम में लें और किसको एनोड की तरह. तो हमें पता है जो हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे उनको हमें एज ए कैथोड काम में लेना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उनको हमें एज ए एनोड लेना है, और बेस्ड ऑन दैट हम SHE को भी कैथोड या फिर एनोड बना सकते हैं. So this is all about the electrochemistry. Finally हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, जो कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द गैल्वेनिक सेल. द क्वेश्चन इज कैन वी पुट कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट, यानी कि आप क्या जिंक के एक वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को रख सकते हो कि नहीं रख सकते. तो अगर आपने ये पूरी की पूरी थ्योरी मेरी अच्छे से सुनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपने समझा है, रिडॉक्स रिएक्शन को समझा है, तो आप ये जानते हो कि जो जिंक है उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन कॉपर से पहले आती है. इसका मतलब ये है कि कॉपर रिड्यूस हो सकता है, कैथोड बन सकता है, तो कॉपर का तो रिडक्शन पॉसिबल है. इसका मतलब अगर मैं जिंक के किसी पॉट में कॉपर के आयन का सोल्यूशन रख दूं तो कॉपर तो रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही साथ जिंक को वो ऑक्सीडाइज कर देगा. तो धीरे धीरे होगा क्या, कॉपर सल्फेट की वजह से, जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो जिंक है वो आपका धीरे 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 मेल्ट होता होता, टूटता टूटता, मेल्ट वर्ड तो गलत होगा, टूटता हुआ ऑक्सीडाइज होता हुआ जिंक आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा, और एक टाइम बाद में आपको वहां पे जिंक जैसा कोई वेसल ही नहीं नजर आएगा, वहां पे सिर्फ जिंक आयन का सोल्यूशन होगा और कॉपर आपको कुछ सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा. तो कहने का मतलब ये है कि आप जिंक पॉट के अंदर कॉपर सल्फेट को नहीं रख पाओगे, उस पॉसिबल नहीं है. लेकिन इसका उल्टा, कॉपर के किसी वेसल के अंदर आप डेफिनेटली जिंक सल्फेट का सोल्यूशन रख सकते हो, क्योंकि वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस. तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में. टिल देन टेक केयर.